इस वक्त तुर्की के अंदर एक ऐसा संकट चल रहा है जिसकी चर्चा मीडिया कम और अस्पतालों में ज्यादा हो रही है। और यह संकट न तो तेल का है न बिजली का, बल्कि सीधे इंसानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, दवाइयों का संकट। तुर्की इस समय दवाओं और मेडिकल सप्लाई की भारी कमी से जूझ रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां की मेडिकल एसोसिएशन खुद सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है और खुलकर कह रही है कि देश का हेल्थ केयर सिस्टम खतरे में है। असल में यह संकट अचानक नहीं आया, इसके संकेत काफी पहले मिल चुके थे। एक तरफ तुर्की ने भारत से राजनीतिक टकराव लिया, दूसरी तरफ उस पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि वह विवादित और आतंक से जुड़े संगठनों को पनाह देता है, जिनके इलाज और सपोर्ट में बड़ी मात्रा में मेडिकल सप्लाई खर्च होती है। लेकिन इस कहानी में असली ट्विस्ट आता है भारत से। कम लोग जानते हैं कि तुर्की भारतीय दवाइयों का एक बड़ा खरीदार रहा है। हर साल भारत से करोड़ों डॉलर की जेनेरिक मेडिसिन्स तुर्की भेजी जाती थीं, जो वहां के अस्पतालों की रीढ़ मानी जाती थीं। लेकिन अब खेल बदल गया है। भारत ने तुर्की के लिए जाने वाली कई जेनेरिक दवाइयों की सप्लाई रोक दी है, और उससे भी बड़ा फैसला, इन सप्लाइयों को अफगानिस्तान की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। यानी जो दवाइयां पहले तुर्की के मरीजों तक पहुंचती थीं, अब वही सप्लाई दूसरे देश को दी जा रही है। नतीजा, तुर्की के मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल और सप्लाई चेन में भारी गैप पैदा हो गया है। ये सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है। भारत ने साफ कर दिया है कि दवाइयां भी आज के दौर में एक स्ट्रेटेजिक हथियार बन चुकी हैं। अब सवाल ये है, क्या तुर्की इस मेडिकल संकट से निकल पाएगा? और क्या भारत का यह कदम सिर्फ व्यापार है या एक बड़ी रणनीतिक चाल? चलिए इन सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। अब जरा कहानी को एक साल पीछे ले चलते हैं। तारीख थी 14 फरवरी, जब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे थे। उस दौरे में उनके साथ तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान भी मौजूद थे। लेकिन इस विजिट का सबसे बड़ा असर कूटनीति से ज्यादा उनके बयान से पड़ा। एर्दोगान ने मंच से कश्मीर को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसने भारत और तुर्की के रिश्तों में हलचल मचा दी। उन्होंने खुलकर कहा कि तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करेगा, इवन अगर इसके लिए भारत के खिलाफ कदम उठाने पड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को छोटा भाई कहकर यह भी कहा कि तुर्की अपने छोटे भाई के साथ किसी भी तरह के अन्याय को स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान में इस बयान पर खूब तालियां बजीं, लेकिन भारत में इसे सीधे तौर पर आंतरिक मामलों में दखल माना गया, क्योंकि कश्मीर भारत का घरेलू मुद्दा है और तीसरे देश की टिप्पणी हमेशा बेहद संवेदनशील मानी जाती है। और असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। भारत और तुर्की के बीच दवाइयों का व्यापार पिछले कई सालों से मजबूत था। भारत तुर्की को बड़ी मात्रा में जेनेरिक मेडिसिन सप्लाई करता रहा है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यह रिश्ता धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में भारत ने तुर्की को लगभग 138 मिलियन डॉलर की दवाइयां निर्यात की थीं। अगले ही साल इसमें करीब 18% की गिरावट आई और यह आंकड़ा घटकर लगभग 112 मिलियन डॉलर रह गया। और 2024 के वित्तीय वर्ष में गिरावट और तेज हुई, करीब 12% की और कमी के साथ यह व्यापार 98 मिलियन डॉलर के आसपास सिमट गया। फिलहाल 2025 से 2026 के फाइनेंशियल ईयर के आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो तुर्की के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इस बार भारत ने एक बड़ा रणनीतिक बदलाव किया है। जो जेनेरिक दवाइयां पहले तुर्की भेजी जाती थीं, अब उन्हें अफगानिस्तान और दूसरे मित्र देशों की तरफ तेजी से डाइवर्ट किया जा रहा है। सीधी भाषा में कहें तो तुर्की के लिए भारतीय दवाइयों की सप्लाई लगभग सूखने वाली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में फार्मा सेक्टर पर नया समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत भारत अब अफगानिस्तान को पहले से कई गुना ज्यादा दवाइयां देगा। दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से दवाइयां खरीदना भी बंद कर दिया है। यानी पूरे दक्षिण एशिया की मेडिकल सप्लाई चेन का कंट्रोल धीरे धीरे भारत के हाथ में आता दिख रहा है। अब सवाल यह है, क्या भारत को तुर्की को छोड़ने से नुकसान होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत के सामने मार्केट की कोई कमी नहीं है। ब्राजील और नाइजीरिया जैसे बड़े और तेजी से बढ़ते देश लंबे समय से भारत से ज्यादा दवाइयों की मांग कर रहे थे। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत ने इन दोनों बाजारों में अपने फार्मा एक्सपोर्ट को आक्रामक तरीके से बढ़ाना शुरू कर दिया है। टारगेट साफ है, इन उभरते बाजारों में फार्मा एक्सपोर्ट को आने वाले वर्षों में लगभग 20 बिलियन डॉलर तक ले जाना। और ये सब उस देश के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है जिसे दुनिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहती है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा उत्पादक है और जेनेरिक दवाओं में तो भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक बात साफ समझ लीजिए, तुर्की की हेल्थ सिस्टम की रीढ़ लंबे समय तक भारतीय दवाइयों पर टिकी रही है। सालों से भारत तुर्की को बड़ी मात्रा में जेनेरिक मेडिसिन सप्लाई करता रहा है।
एंटीबायोटिक हो, बुखार संक्रमण की दवा हो, इंजेक्शन हो या फिर कैंसर ट्रीटमेंट से जुड़ी दवाएं, भारतीय फार्मा वहां हर लेवल पर मौजूद रहा है। कारण भी सीधा था, भारतीय दवाएं सस्ती भी हैं और भरोसेमंद भी। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों की तरह तुर्की ने भी सालों तक भारत पर आंख बंद करके भरोसा किया। लेकिन फिर एक मोड़ आया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान के एक बयान के बाद माहौल बदलने लगा। भारत ने न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न कोई बयानबाजी। बस जो हुआ वो धीरे धीरे दिखने लगा। दवाओं की सप्लाई की रफ्तार कम होने लगी। पिछले कुछ महीनों में तुर्की के लिए जाने वाली जेनरिक मेडिसिन की खेप अचानक घट गई और अब असर जमीन पर दिख रहा है। अस्पतालों में दवाओं की कमी की बातें होने लगी। मेडिकल स्टोर्स पर कुछ जरूरी दवाएं बार बार आउट ऑफ स्टॉक दिखने लगी। अब तुर्की मजबूरी में यूरोप की तरफ देख रहा है, लेकिन वहां से आने वाली दवाएं भारतीय दवाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगी हैं। नतीजा, इलाज महंगा, सिस्टम पर दबाव ज्यादा और आम आदमी की जेब ढीली। वैसे भी तुर्की की हालत कोई छुपी हुई बात नहीं है। महंगाई पहले से परेशान कर रही है, करेंसी दबाव में है और ऐसे वक्त में महंगी दवाएं हालात को और बिगाड़ रही हैं। अब सवाल उठता है, क्या तुर्की को अब समझ आ रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शब्द कितने भारी पड़ते हैं? क्योंकि कई बार एक बयान बिना किसी जवाब के बहुत कुछ बदल देता है। भारत ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन सप्लाई चेन का धीमा होना खुद ब खुद एक मैसेज बन गया। भारत सिर्फ दवा बेचने वाला देश नहीं रहा, बल्कि एक भरोसेमंद पार्टनर रहा है। और भरोसे की नींव हिलती है तो असर दिखता ही है। आज हालात ये हैं कि तुर्की के कई शहरों में मरीजों को एक दवा के लिए कई मेडिकल स्टोर्स घूमने पड़ रहे हैं। अस्पताल सस्ती दवाओं की जगह महंगे विकल्प लेने को मजबूर हैं। यानी मामला अब सिर्फ सप्लाई का नहीं रहा, यह धीरे धीरे मेडिसिन क्राइसिस बनता जा रहा है। अब तुर्की के पास रास्ते क्या हैं? यूरोप महंगा, और दूसरा नाम आता है पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट में है, फार्मा प्रोडक्शन लिमिटेड है और स्थायी सप्लाई देने की हालत में नहीं है। अगर कुछ मदद मिल भी जाए तो वह ना सस्ती होगी ना लंबे समय तक टिकेगी। मतलब साफ है, विकल्प हैं, लेकिन भारत जैसा सस्ता, मजबूत और भरोसेमंद विकल्प नहीं। अब असली सवाल आपसे, क्या भारत ने तुर्की के साथ दवाइयों की सप्लाई को लेकर जो रुख अपनाया वो सही था, या फिर भारत को फिर से बिना शर्त भरोसा दिखाना चाहिए? सभी भाई लोग अपनी राय कमेंट में खुलकर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।